तुम्हारे हाथ में जो फोन है उसे एक बार देखो। इसे बनाने के लिए चाइना से स्क्रीन आई है, कोरिया से छप के आया है, अफ्रीका से लिथियम निकला और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को महीने में शायद 15,000 मिलते हैं। पर इस फोन को बनाने वाली कंपनी का सीईओ एक दिन में करोड़ों कमा लेता है। तुम सोचते हो यह सिस्टम नॉर्मल है, तुम गलत हो। यह दुनिया जिस सिस्टम पे चलती है उसे समझे बिना तुम जिंदगी भर एक पुर्जे की तरह इस्तेमाल होते रहो। आज मैं दिखाऊंगा कि यह असली मैकेनिज्म जो तय करता है कि आपकी जेब में से पैसा जाएगा या नहीं, आपकी जॉब लगेगी या नहीं, या आप अमीर रहेंगे या गरीब। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। मिलो वत्सल से। वत्सल 25 साल का एक नॉर्मल लड़का है। उसे एक नया लैपटॉप चाहिए जो कि करीब 60,000 का पड़ रहा है। उसे एक नई बाइक चाहिए जो कि करीब 80,000 की पड़ रही है। उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए एक डिजाइनर सूट चाहिए जो कि ऑलमोस्ट 25,000 का है। और हाँ, एक सपना और है अपने पेरेंट्स को गोवा ले जाने के लिए, जिसमें करीब 1 लाख लगे। टोटल कितना हो रहा है? 2,65,000। पर वत्सल की सैलरी सिर्फ 0, यानी उसके पास अभी जो पैसे हैं वह सिर्फ 400 हैं। तो अब रोहित को एक बहुत कठिन डिसीजन लेना पड़ेगा, इसे चुनना पड़ेगा, और यहीं से शुरुआत होती है इकोनॉमिक्स की असली कहानी। देखो दोस्तों, इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? या नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है, या नहीं कि स्मार्ट लोग नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि हर चीज लिमिटेड है। धरती पर सिर्फ इतनी जमीन है, फैक्ट्रीज में सिर्फ इतना सामान बन सकता है, आपके दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं और आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ इतने पैसे हैं। पर चाहते अनलिमिटेड। आप सब कुछ चाहते हैं, लेटेस्ट कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, विदेश में छुट्टियां चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, ऑलमोस्ट। इस गैप को इकोनॉमिक्स एक शब्द में कहते हैं, स्कार्सिटी। और यही स्कार्सिटी वो रीजन है कि दुनिया में सारे झगड़े होते हैं, वॉर्स होते हैं, कंपटीशन होते हैं। और अब मान लो एक सेकंड के लिए कि दुनिया में सब कुछ अनलिमिटेड है। हर किसी के घर में अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड गाड़ियां और अनलिमिटेड पैसे। तो क्या होगा? कुछ खास नहीं होगा। लोग काम करना ही बंद कर देंगे, कोई बिजनेस नहीं चलेगा, कोई इनोवेशन नहीं होगा, क्योंकि जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो मेहनत क्यों करनी। पर दिक्कत यह है कि ये बस एक फैंटेसी। रियल वर्ल्ड रिस्की है और इसके लिए तुम्हें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। अब वापस आते हैं अपने वत्सल पे। वत्सल के पास इस समय 400 रुपए हैं। उसने सोचा और डिसाइड किया कि वह लैपटॉप नहीं खरीदेगा, वह बाइक भी नहीं खरीदेगा। उसने सूट खरीद लिया 25,000 का, और बाकी के 15,000 से पेरेंट्स को एक छोटी सी लोकल ट्रिप पर लिया। गोवा नहीं, पर लोकल ट्रिप। अब सवाल यह है कि रोहित ने क्या खोया? लैपटॉप और बाइक। वह लैपटॉप जिससे वह अपना फ्रीलांसिंग का काम कर सकता था और शायद एक्स्ट्रा कुछ रुपए कमा सकता था। वह बाइक जिससे वह ऑफिस का टाइम बचा सकता था और सुबह 1 घंटा ज्यादा सो सकता। या जो उसने छोड़ा है उसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी मौके की कीमत। जो तुमने नहीं चुना वही तुम्हारी असली कॉस्ट है। अब इसे समझें, रोजमर्रा की जिंदगी में आप शाम के 6 बजे ऑफिस से निकलते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो जिम जाएं, अपनी हेल्थ सुधारें, या फिर दोस्तों के साथ जाएं, मॉल घूमें और मूवी देखें। ये एक हाइपोथेटिकल है कि 2 चॉइसेस हैं, अभी घर जाने वाला ना सोचें। अगर आपने मूवी चुनी है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपकी हेल्थ। आपने 2 घंटे के एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फिटनेस को सेक्रीफाइस कर दिया। अब ये गलत है कि नहीं है, हम इस पे बात नहीं करेंगे, फिलॉसफी की बात करें। पर यह रियलिटी है कि हर चॉइस की एक हिडन कॉस्ट होती है जो आपको दिखाई नहीं देती। और यहाँ आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अब मान लो रोहित के पास वह लैपटॉप है और उसे एक वीडियो एडिट करना है। अब वत्सल को वीडियो एडिटिंग नहीं आती है। वत्सल एक सिंपल कंटेंट राइटर, ब्लॉग लिखता है। और दूसरी तरफ है अजलान। अजलान एक वीडियो एडिटर है जिसे कंटेंट राइटिंग बिल्कुल नहीं आती। अब दोनों के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वह दूसरा काम खुद से सीखें और फिर सब काम खुद कर लें, या फिर एक दूसरे की हेल्प करें। वत्सल कहता है अजलान को कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक ब्लॉग लिख देता हूँ, तुम मेरा एक वीडियो एडिट कर दो। अजलान मान जाता है और यहीं से शुरू होता है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब है आदान प्रदान। मैं वह दूंगा जो मुझे आसानी से बनाना आता है और बदले में वह लूंगा जो मुझे मुश्किल से बनाने आता है। यह इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर इसी पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। भारत राइस एक्सपोर्ट करता है क्योंकि हमारे यहाँ राइस बहुत अच्छा है।
और हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास तेल नहीं है। यह ट्रेंड यह ट्रेड दोनों के लिए फायदेमंद है। और यहाँ एक ट्विस्ट है, मान लो वत्सल को वीडियो एडिटिंग भी आती और वह अजलान से बेहतर एडिट कर सकता था, तो क्या उसको जरूरत थी अजलान से काम करवाने की? जवाब है हाँ। सोचोगे क्यों? क्योंकि अगर वत्सल अपना टाइम वीडियो एडिटिंग में लगाएगा तो वो अपना असली काम नहीं करेगा। वत्सल 1 घंटे में एक ब्लॉग लिखकर 5,000 कमा सकता है, पर अगर वही 1 घंटा एडिटिंग लगाएगा तो उसे सिर्फ 1,000 मिलेगा। तो बेहतर यह है कि वह अजलान को 1,000 दे और खुद 5,000 दे। इसे कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है तुम सबसे बेस्ट नहीं हो और तुम किसी खास काम में कम कॉस्ट पर काम कर सकते हो। और यही रीजन है कि दुनिया में हर इंसान की वैल्यू है। भले ही आप किसी काम में एवरेज हो, कोई इंसान है जिसे आपकी जरूरत है, क्योंकि आप उसका टाइम बचा सकते हो। किसी ना किसी चीज में तो बचा नहीं सकते। सारी चीजें स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ट्रेड और कंपैरेटिव एडवांटेज, इन सबको मिक्स करके बन जाता है जिसे हम कहते हैं मार्केट। मार्केट कोई जगह की बात हम नहीं कर रहे, यह एक सिस्टम है खरीदने वाले और बेचने वाले जहां पे मिलते हैं और प्राइस तय होती है। अब देखो ये काम कैसे करता है। मान लो आपको प्यास लगी है और पानी खरीदना है, बोतल खरीदना चाहते हैं। नॉर्मल दिन में यह बोतल 20 की मिलती है, पर अचानक गर्मी बढ़ गई और सबको बहुत तेज प्यास लगने लगी। अब हर कोई पानी की बोतल खरीदना चाहेगा, पर दुकान पे बोतल उतनी ही है जितनी पहले थी। तो क्या होगा? बोतल का प्राइस बढ़ेगा। 20 की बोतल अब 40 की हो जाएगी। जब खेल डिमांड और सप्लाई का है। डिमांड का मतलब है लोग कितना चाहते हैं और सप्लाई का मतलब है मार्केट में कितना उपलब्ध। जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस बढ़ता है। जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो प्राइस गिरता है। यह इतना सिंपल फॉर्मूला है बस, पर इसी से पूरी इकोनॉमी चलती है। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। आप शादी का सीजन सोचो, अपना नहीं किसी और का। अक्टूबर नवंबर में पूरे देश में शादियां होती हैं। सबको बैंड बाजा चाहिए, केटर चाहिए, फोटोग्राफर चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। इन सभी चीजों की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, पर सप्लाई वह अभी भी वही। दिल्ली में सिर्फ 500 अच्छे फोटोग्राफर हैं, पर 5,000 शादियां। तो क्या होगा? फोटोग्राफर्स अपनी फीस बढ़ा देंगे। जो नॉर्मल दिनों में शायद 40,000 लेता था वो अब 80,000 मांगेगा, और लोग देंगे भी, क्योंकि उन्हें फोटोग्राफर तो चाहिए ही चाहिए। जिसको नहीं चाहिए भाई उसको छोड़ दो, कोर्ट मैरिज करके भाग जाओ, अलग बात है। यह प्राइस बढ़ना असल में एक सिग्नल है। ये सिग्नल बाकी लोगों को बताता है कि फील्ड में मौका है। अगले साल बहुत नए लोग फोटोग्राफी सीख लेंगे और मार्केट में आ जाएंगे। सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस फिर से नॉर्मल हो जाए। यह एक ऑटोमेटिक बैलेंसिंग सिस्टम है जिसे किसी ने डिजाइन नहीं किया है, यह खुद से चलता है। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। मान लो वत्सल को पानी चाहिए पर उसके पास पैसे नहीं है। उसके पास सिर्फ एक पुरानी घड़ी है। दुकानदार को घड़ी नहीं चाहिए, उसे राइस चाहिए। जिसके पास राइस है उसे किताबें चाहिए। जिसके पास किताबें हैं उसे कपड़ा चाहिए। यह वाटर सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसानों ने अपना वन ऑफ द बिगेस्ट इनोवेशन किया था, पैसा, करेंसी। एक मीडियम बनाया, एक ऐसा टूल जिसे हर कोई एक्सेप्ट कर दे। पुराने टाइम में सीप यूज होती थी, फिर सोना यूज होता था, फिर पेपर के नोट आए और अब डिजिटल पैसे भी आ गए हैं, यूपीआई वगैरह। पर इन सब चीजों में एक कॉमन है, ट्रस्ट। अगर कल आरबीआई बोल दे कि 500 का नोट अब वैलिड नहीं है तो वह नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन जाए। ख्वाब भी था ना 2016 में पैसे की अपनी कोई वैल्यू नहीं। उसकी वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि हम मानते हैं कि उसकी वैल्यू है। यह एक कलेक्टिव बिलीफ है। अब पैसे का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। तुम अपने पैसे बैंक में रखते हो ना? रखते तो होगी। तुम्हें लगता है वहां एक लॉकर में सेफ पड़े हैं। बिल्कुल गलत। बैंक आपका पैसा तुरंत किसी और को लोन दे देता है। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख डिपॉजिट किए, बैंक उसमें से 90,000 किसी को होम लोन पे दे देगा। अब वह इंसान 90,000 बिल्डर को दे देगा। बिल्डर ने वह पैसे फिर से किसी बैंक में डिपॉजिट कर दिए। बैंक ने फिर 80,000 किसी को कार लोन पे दे दिया। ये चलता रहता है। तुम्हारे 1 लाख से मार्केट में 5 लाख का पैसा बनता। इसे कहते हैं मनी क्रिएशन। यह सिस्टम तब तक परफेक्ट है जब तक सब लोग एक साथ अपना पैसा निकालने ना आ जाए।
अगर किसी दिन अफवाह फैल जाए कि बैंक डूब रहा है और हजारों लोग एटीएम पे लाइन लगा दें तो बैंक के पास इतना कैश ही नहीं है कि वो उनको दे सके। ये डरावना सीन बैंक रन कहते हैं, बहुत खतरनाक होता है। अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा केस इंडिया में तो नहीं देखा गया है। हमारे डिपॉजिट पर इंश्योरेंस देती है ताकि लोग भरोसा रखें। अब हमारे यहाँ बड़े पैमाने की इकोनॉमी शुरू हो। एक देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, लोग कितना खर्च कर रहे हैं, लोग कितने अमीर और कितने गरीब, यह सब नापने के लिए एक नंबर यूज करते हैं जिसे कहते हैं जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तुम लोगों के लिए गर्मी में बैठ के बना रहा हूँ भाई, वीडियो सब्सक्राइब किए बिना ना चले जाना, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। यह एक स्कोर कार्ड है जो कि बताता है कि भाई एक साल में देश की बाउंड्री के अंदर कितना पैसा और सामान और सर्विस बनी है। सर्विस भी आती है इसी में। इसी को ऐसे समझो कि मान लो इंडिया में एक साल में 100 कारें बनी जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। तो कार सेक्टर ने जीडीपी में 100 करोड़ ऐड, फिर 50 सॉफ्टवेयर कंपनियों ने 500 करोड़ की सर्विस दी, फिर किसानों ने 200 करोड़ की फसल उगाई। इन सबको जोड़ो तो देश की जीडीपी बनती है। जब ये नंबर बढ़ता है उसे ग्रोथ कहते हैं। इंडिया आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जीडीपी हर साल करीब 7% से बढ़ रही है। या जीडीपी में एक बहुत बड़ा फ्लॉ मिलो सुरेश 45 साल का एक होम मेकर, सुबह 5 बजे उठता है, बच्चों का टिफिन बनाता है, घर साफ करता है, कपड़ा धोता है, पूरी फैमिली का खाना बनाता है, बुजुर्गों की देखभाल करता है। अगर यह सारे काम किसी को पैसे दे के करवाओ तो उसे महीने में कम से कम 10,000 लगे। पर क्योंकि सुरेश की कोई सैलरी नहीं मिलती, जीडीपी में इसकी वैल्यू 0 है। यह इकोनॉमी की सबसे बड़ी गलती है, अनपेड वर्क को इग्नोर करना। एक और प्रॉब्लम है, मान लो फैक्ट्री की प्लास्टिक की बोतलें बनाती हैं, फैक्ट्री है प्लास्टिक की बोतलें बनाती हैं और 100 करोड़ का टर्नओवर करती है। यहाँ एक 100 करोड़ जीडीपी में ऐड होंगे, पर उसी फैक्ट्री में नदी में केमिकल डाले होंगे जिससे लाखों लोग बीमार हो गए। इस नुकसान को जीडीपी माइनस नहीं करती। तो जीडीपी एक अधूरी पिक्चर है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। यह वो चोर है जो तुम्हारी जेब से पैसा चुराता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। मान लो राज ने 50,000 एफडी में डाल दिया, बैंक बोलता है हम तुम्हें 6% इंटरेस्ट देंगे। एक साल बाद राज के पास 53,000 हो गए। राज खुश है कि 3,000 कमाए। अरे भाई पिछले साल जो सैंडविच 100 का था वो अब 180 का हो गया है। पिछले साल जो पेट्रोल 100 का था वो 110 का हो गया। यही दिक्कत होती है इन्फ्लेशन की। अगर आप मूवीज में जाएंगे ना तो अगर गूगल पे सर्च करते हो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, अगर डायरेक्ट वैसे सर्च करोगे तो अभी की मूवीज आएंगी जो कि थी शायद दंगल, धुरंधर, बाहुबली, केजीएफ, इस टाइप की कुछ लिस्टिंग आती। पर अगर ड्यू टू इन्फ्लेशन डालोगे तो सलमान खान की एक मूवी थी, मैं हम साथ साथ हैं, शायद कोई दूसरी मूवी होगी तो उसका नाम मैं दिखा दूंगा, वो थी। और शोले इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अगर इन्फ्लेशन रेट को देखा जाए तो शोले शायद सबसे बड़ी सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी थी है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। यही खेला होता है कि समय के साथ साथ पैसे की वैल्यू बढ़ती है तो अलग अलग चीजों की वैल्यू भी अपने आप ही बढ़ने लगती है। यानी कि महंगाई जो है ना, अगर शॉर्ट में समझो वाली कहानी, तो महंगाई 8% से बढ़ी है पर राज की इनकम तो सिर्फ 6% से बढ़ी है। यानी एक्चुअल में तो वो गरीब हुआ। जब सरकार या आरबीआई जरूरत से ज्यादा पैसे प्रिंट कर देती है तो मार्केट में पैसों की सप्लाई बढ़ जाती है, पर सामान तो उतना ही रहता है। पर ज्यादा पैसे से कम सामान खरीदा जाएगा तो दाम बढ़ेंगे। इसीलिए आरबीआई हमेशा इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई लोन महंगे कर देता है ताकि लोग कम खर्चे करें और डिमांड ग्रोथ कम हो। जब ग्रोथ चाहिए होती है तो लोन सस्ते कर दिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि सरकार को पैसे कहां से आते हैं? सरकार तो कोई बिजनेस नहीं करती। जवाब है टैक्स। टैक्स एक तरह का चंदा है जो तुम्हें जबरदस्ती देना पड़ता है। अगर नहीं दोगे तो पेनल्टी लगेगी या जेल हो जाएगी। इंडिया में तो इंडिया में 2 तरह के टैक्स रखते हैं। पहला है इनकम टैक्स, जो जितना कमाता है उतना टैक्स देता है। पर सच यह है कि इंडिया में सिर्फ 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, बाकी सब कैश में काम करते हैं। अच्छी बात है। दूसरा है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये अभी थोड़ा मोदी जी के बाद आया है। यह हर चीज पर लगता है जो तुम खरीदते हो, बिस्कुट, शैम्पू, कार, सब पर। यहाँ पर एक अजीब बात है, अगर मुकेश अंबानी 20 का पैकेट खरीदे बिस्कुट का और एक रिक्शा वाला भी खरीदे तो दोनों ने 3 रुपए टैक्स।
पर रिक्शे वाले के लिए यह 3 रुपए बहुत बड़ी रकम है, जबकि अंबानी के लिए तो शायद कुछ भी। यह इनडायरेक्ट टैक्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार टैक्स से जमा किए पैसों का क्या करती है? रोड बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, आर्मी को पैसे देती है। पर कई बार सरकार खर्च ज्यादा कर देती है और टैक्स कम मिलता है, तो घाटा हो जाता है, जिसे फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार बाजार से उधार लेती है, या उधार देने वाले को एक बॉन्ड मिलता है जिस पर सरकार इंटरेस्ट रेट हर साल देती है। साल दर साल यह उधार जमा होते होते नेशनल डेट बन जाता है, नेशनल डेप्ट बन जाता है। अब जरा दुनिया के लेवल पे सोचो, कोई भी देश कुछ खुद नहीं बना सकता। इंडिया स्पाइसेस और आईटी सर्विसेज में बेस्ट है, पर हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है, एडवांस मशीनरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम अपने स्पाइसेस अमेरिका को बेचते हैं और बदले में डॉलर कमाते हैं, फिर उन डॉलर से सऊदी अरब से तेल खरीदते हैं। इसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, इंडिया में रुपए चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो ट्रेड होता कैसे है? इसके लिए एक्सचेंज रेट मान लो आज $1 बराबर 83 रुपए है, 100 रुपए, सॉरी अभी की रेट में मैं मान लेने की बात कर रहा हूँ। मान लो कल ये रेट बदल गया और $1 बराबर 85 हो गया, तो इसका मतलब रुपए कमजोर हो गया है। अब अमेरिका से सामान इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, पर एक्सपोर्ट करने वालों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अब ज्यादा। एक्सचेंज रेट किस चीज पर डिपेंड करता है? देश की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर देश में अस्थिरता है तो लोग उस देश की करेंसी बेच देंगे और वह कमजोर हो जाए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, तुम्हारी नौकरी और सैलरी। आप कॉलेज से पास आउट होते हैं, जॉब ढूंढते हैं, इंटरव्यू देते हैं, यह सब लेबर मार्केट। यह प्रोडक्ट आप, यह स्किल और टाइम कंपनी से खरीदती है और बदले में सैलरी देती है। पर यह सबसे कड़वी सच्चाई यह है, आपकी सैलरी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कितनी मेहनत कर रहे हैं। शायद वत्सल 12 घंटे करता है और 4,000 कमाता है, उसी कंपनी का सीईओ से 6 घंटे करता है और 50 लाख कमाता है महीने। ऐसा क्यों? आपकी सैलरी इस चीज पर डिपेंड करती है कि आपको रिप्लेस करना कितना मुश्किल है। आज आप समझ जाएंगे। वत्सल जो डाटा एंट्री का काम करता है वो शायद कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, कोई और भी कर सकता है। मार्केट में हजारों लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, यानी हाई सप्लाई तो सैलरी कम, पर एक अच्छा सीईओ जो कि $1 बिलियन कंपनी को ग्लोबली मैनेज कर सकते, ऐसे लोग दुनिया में कम। यानी लो सप्लाई हाई डिमांड तो सैलरी ज्यादा। यह सिस्टम क्रूर है पर यह है। इसलिए अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो स्किल सीखें, ऐसी स्किल जो कम लोगों के पास हो। एआई चलाना नहीं आना चाहिए, एआई को चलवाना आना चाहिए। एआई, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, यह सब ऐसी फील्ड है जहां स्किल्ड लोगों की कमी है तो सैलरी ज्यादा है। अब मान लो आपने मेहनत करके पैसे कमा लिए, आप पैसे को करेंगे क्या? गद्दे के नीचे छिपा के रखना सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि इन्फ्लेशन उसे खा जाएगा। यहां आते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स पे। स्टॉक मार्केट में तुम किसी भी चीज का, मतलब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, यानी उस कंपनी में पार्टनर बन जाते हो। पार्टनर मतलब प्रॉपर पार्टनर नहीं, बस एक नाम हो जाता है। अगर कंपनी फॉरवर्ड कमाएगी तो शेयर का दाम बढ़ेगा और तुम्हें फायदा होगा, पर अगर कंपनी का बिजनेस खराब होगा और शेयर गिरेगा तो आपका नुकसान होगा। यहाँ 80% लोग पैसे गवा, क्योंकि ये ट्रिप्स और रूमर्स पे ट्रेड करने लगते हैं। जो लोग सफल होते हैं वह एक ऐसी कंपनी खोजते हैं रिसर्च से उसका बिजनेस मॉडल समझते हैं, उसका लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड्स एक सेफर ऑप्शन है। आप सरकार या कंपनी को लोन देते हैं और बदले में फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, एफडी। यहाँ रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम होता है। जहाँ रिस्क कम वहां पे रिटर्न भी कम होता है। म्यूचुअल फंड्स भी एक प्रोफेशनल मैनेजर की तरह आपके पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। यह अच्छा ऑप्शन है जिन्हें खुद स्टॉक मार्केट नहीं समझना रहता। अब एक नया एसेट क्लास आया है जिसे हम लोग प्यार से क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। प्यार से नहीं, तो क्रिप्टो करेंसी ही कहते हैं। बहुत वोलेटाइल है। आज 100 है तो कल 50 भी हो सकता है, या फिर शायद 200 भी हो सकता है, और ये बहुत बड़े अमाउंट पे भी हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ पैसा लगाओ जिसे खोने की तुम्हें अफसोस, जिसे खोना तुम अफोर्ड कर सको, मतलब अफसोस ना हो।
फाइनेंस का गोल्डन रूल है, जहां रिटर्न ज्यादा होगा वहां रिस्क भी ज्यादा होगा, इसलिए कभी भी सारे पैसे एक जगह मत लगाओ। डाइवर्सिफाई करें, स्टॉक में, कुछ गोल्ड में, कुछ एफडी में, या सबसे डीप सवाल पे चलते हैं। अगर यह सिस्टम इतना फेयर है, हर किसी को चांस देता है, तो फिर गरीबी क्यों? कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग गरीब रह जाते हैं। जवाब है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। हम मानते हैं इंसान रैशन है, असलियत में बहुत इमोशनल। एक गरीब इंसान के पास 1000 आते हैं, इकोनॉमिक्स की बुक कहती है कि वह पैसे सेव करने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए, पर वो 1000 रुपए से अपनी फैमिली के लिए अच्छा खाना खरीद लेता है या एक छोटा सा मोबाइल रिचार्ज करा। क्यों? उसे जिंदगी में बस यही चाहिए। इतना स्ट्रेस है कि तुरंत थोड़ी सी खुशी चाहिए। वह 5 साल बाद के इमेजिनरी फायदे के लिए आज की रियल जरूरत को इग्नोर नहीं कर सकता। एक पॉवर्टी ट्रैप। गरीबी एक साइकिल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, या होप की कमी, या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, और जब तक सिस्टम इस साइकोलॉजी को नहीं समझेगा, गरीबी खत्म नहीं। अब आखिर में बात करते हैं कि यह सारा गेम किस सिस्टम के अंदर चल रहा है। दुनिया में 3 मेजर इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जिसमें प्राइवेट लोगों के पास बिजनेस, फैक्ट्री, जमीन सब होता है, गोल प्रॉफिट है। यह सिस्टम इनोवेशन के लिए बेस्ट है, पर यह अमीर गरीब की खाई को बढ़ाता है। सोशलिज्म या कम्युनिज्म, इसमें सब कुछ सरकार के पास होता है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, गोल इक्विटी होती। पेपर में बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली यह सिस्टम फेल हो चुका है। सोवियत यूनियन इसी वजह से कोलैप्स हुआ था, इसी वजह से टूटा था। मिक्स्ड इकोनॉमी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां प्राइवेट कंपनियां भी हैं और सरकारी कंपनियां भी। यह सबसे बैलेंस्ड अप्रोच मानी जाती है। तो आज का यही होता है। आज सीखा गया हमने कि इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे की स्टडी नहीं, यह ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, यह चॉइसेस की स्टडी है। स्कार्सिटी की वजह से चॉइसेस लेनी पड़ती है, उसकी स्टडी है। हर चॉइस की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ट्रेड दोनों पार्टी को बेनिफिट देता है। मार्केट एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि डिमांड सप्लाई से चलता है। पैसा सिर्फ एक टूल है जिसकी वैल्यू ट्रस्ट पर डिपेंड करती है। बैंक हवा से पैसे बनाता है। इन्फ्लेशन तुम्हारी वेल्थ चुरा रहा है। जीडीपी एक अधूरा स्कोर कार्ड है, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा रिप्लेसमेंट वैल्यू पर डिपेंड करती है। फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। पॉवर्टी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है और कोई भी इकोनॉमिक स्टडी परफेक्ट नहीं। जो इंसान इस पूरे गेम को समझ लेता है एक बहुत बड़े लेवल पे, तो मैंने बहुत छोटे में इसका आपको समझाया, बहुत छोटे में समझाया। आपको लग रहा होगा लंबी वीडियो, नहीं, बहुत छोटी। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी स्टडी है अपने आप। वो सिस्टम का शिकार नहीं बनता जो इससे बेहतर डिसीजन ले पाता है, वो इसका यूज करता है। अगर तुम्हें यह वीडियो वैल्यू ऐड करता है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि यह बताता है ऐसे डीप कंटेंट की डिमांड है। और अगर आप चाहते हो कि मैं स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल और इसी प्रकार की और सारी वीडियो, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, अलग अलग टॉपिक्स पे, साइंस पे, डॉक्यूमेंट्री लेवल पे, करंट अफेयर्स पे, इस तरह की कई सारी वीडियोस बनाओ, तो प्लीज कमेंट करने लगा। इंगेज करो यार, इंगेज करो भाई। देख लो यहाँ तक, अगर जिसने देख लिया है सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। यहाँ तक अगर देख लो, पूरी वीडियो देखा, बेशर्मी ना करना इस पर।